के साथ भी चलना है, यूके के साथ भी चलना है, ईयू ग्रुप के साथ भी चलना है, ठीक है। साउथ ग्लोबल पार्ट वाला हमारे पास है ही, आसियान ग्रुप वाला है ही, ठीक है। इनके साथ साथ इंडिया हमेशा ये चाहता है कि हमारा जो मेजर पार्ट ऑफ दी डिस्ट्रक्शंस है वो नहीं होना चाहिए, और हमारा जो मेन फोकस है कि भैया वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, ये बना होना चाहिए विदाउट एनी अटैक वॉर्स। बिकॉज 21st सेंचुरी में आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी का बार बार एक स्लोगन रहता है कि ये टाइम किसका नहीं है, दिस इज नॉट टाइम फॉर वॉर, ठीक है। ये किस चीज का समय है, ये है लगातार लोगों को डेवलप्ड करने का, खुद भी और जो भी अन्य देश हैं उन सबको, ठीक है। तो ये बार बार रहता है। इसके साथ साथ कुछ मेजर चीजें, ये तो फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट हो गया इंडिया यूक्रेन रिलेशन को लेके। एक दूसरा पार्ट और भी रहता है कि हम यूक्रेन पे भी फोकस क्यों करते हैं। आपने अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जैसे रशिया एंड यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद से हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक। खासकर किसके लिए हम भी डिपेंडेंट है उनके ऊपर, बता सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक, या हमारे बच्चे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉक्टर्स की पढ़ाई करने जाते हैं, नहीं जाते यूक्रेन, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा सुविधाएं भी हैं और एजुकेशन सस्ता है, चीप एजुकेशन वहां पे मिल जाता है, ठीक है ना। फिर आप डॉक्टर बन के आते हैं और भारत में लगा के इंजेक्शन पैसे खूब छाप लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है कि नहीं, क्योंकि हम कई सारे चीजों को लेके साथ में जब चलते हैं, खासकर आप तो सब यूपीएससी वाले हैं ना, कि पीसीएस वाले भी हैं, पीसीएस एंड यूपीएससी आल्सो, ठीक है ना। तो यूपीएससी का जो मेजर फोकस होता है वो केवल एक सर्टेन पॉइंट पे नहीं होता है, ठीक है ना। व्हेन वी आर ट्रिगिंग कि नहीं यार ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में यूक्रेन भाई साहब आ गए। अब यूक्रेन क्यों हमारे लिए बार बार है, ना केवल रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल अदर वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा भी कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ। इफ यू वांट फ्रेंडशिप विथ यू तो कुछ तो इंटरेस्ट होगा ना, कि भाई इससे मेरे को इकोनॉमिकल फायदा होगा, कल्चरल बेनिफिट होगा, सोशल बेनिफिट होगा, है कि नहीं। जैसे आज सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक, हम किसी के साथ टाई अप करना चाहते हैं, भाई मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दे, है ना क्यों, हम उस बंदे के पास ज्यादा बैठते हैं जिनके पास फॉलोअर्स लाइक्स ज्यादा होते हैं, भले हजारों फिल्टर के बाद आ रहे हों ठीक है। तो ये ध्यान साथ में रखना है आपको, ओके। तो आगे बढ़े। तो इंडिया यूक्रेन जब जब आपको, ठीक है, हेडलाइंस में दिखे उनके पॉइंट्स आपको साथ में नोट डाउन करते चलना है, इकोनॉमिकल पर्पस पे, जियोग्राफिकल पर्पस पे भी, प्लस जो हमारा फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट आइडिया है उसके साथ साथ तो चलना ही है, ठीक है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर, ये तो हो ही गया, ठीक है। कहाँ पर मिले हैं ये, न्यूयॉर्क में मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया बार बार क्लियर कर रहा है कॉन्स्टेंट एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फेवर पीसफुल रेजुलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू, ठीक है ना, डिप्लोमेसी। और जब पुतिन से भी मिले तो मोदी जी ने यही कहा है ना, क्या कहा है। कभी आपने नरेंद्र मोदी को व्लादिमीर पुतिन का नाम लेते सुना है, नहीं सुना, आज जाके सुनना आप लोग, लगभग 60 सेकंड का समय लेते हैं मोदी जी, ठीक है, उनका पूरा नाम लेने में, तो सुनना आप जाके, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बाकी चीजें वही बार बार रिपीटेड है और कुछ भी खास नहीं है इसमें, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हमारा पड़ोसी देश, नाती पोता बांग्लादेश कह सकते हैं आप लोग, है ना, है तो अपना ही खून, भले खराब हो चुका है। जयशंकर हिज बेंगलोर काउंटर डिस्कस टाइज ऑन यूएनजीए साइडलाइंस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर बेंगलोर फॉरेन अफेयर्स। ये जो भाई साहब है ना, पहली जो सरकार बनी है कहाँ पर, आपके बांग्लादेश में, ठीक है, ध्यान रखना है। मोहम्मद यूनुस ने चार्ज लिया है कहाँ पे, बांग्लादेश पे, ठीक। इंडिया अपनी नेबरहुड पॉलिसी को लेके कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे नेपाल के साथ रिलेशंस आर नॉट गुड, थोड़ा बहुत भूटान के साथ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक। म्यांमार के साथ दैट इज आल्सो नॉट गुड, नीचे श्रीलंका, क्रिकेट के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। केवल आईपीएल में दे आर गुड, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक। और पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान चले जाइए, वो बेचारा पहले से ही कटोरा लेके बैठा है, उसको तो जितना दे दो उतना उसके लिए अच्छा है, ठीक। एक ले दे के बचा कौन था, बांग्लादेश, बिकॉज ऑफ देयर जीडीपी ऑल्सो वॉज द गुड, बट हमारा एक नेबरहुड
कंट्री भी है, पार्ट भी है, और हमारे सोशल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल सारे सर्कमस्टेंसेस मिलते जुलते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना। आज वो भले अपने आप को बांग्लादेशी बोले, लेकिन ओवरऑल है तो कौन? अपने ही पार्ट। ठीक है। तो ध्यान रखना है ये, और खासकर बाउंड्रीज सबसे ज्यादा शेयर किसके साथ करते हैं हम? अपनी। इसके साथ भी करते हैं ना, चाइना भी करते हैं, बांग्लादेश भी करते हैं, पाकिस्तान भी करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी समस्या है। फिर साथ में हमारे जो 7 सिस्टर्स वाली स्टेट्स हैं, वहां पर भी आप देखेंगे लगातार उथल पुथल चलती रहती है, घुसपैठिए आते जाते रहते हैं। ठीक है। हमने 2015-16 में खैर अपनी अलायंस क्लियर की थी कि लाइन्स कौन सी हैं, क्या होंगी। कुछ गांव हमने ऊपर नीचे किए थे, दिए थे उनको भी, और उनसे हमने लिया था। ठीक है। जिनको, क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनको पता नहीं था कि हम एक्चुअल में किसके पार्ट हैं इन बाउंड्रीज। बाउंड्री में होना सबसे खतरनाक चीज है ना। ध्यान रखना है। और कब बना था आपका बांग्लादेश? 1968, 70, 71, 72? घर में पढ़ते हैं आप लोग? 1-2 मिनट हाँ पढ़ लिया करिए, कम से कम 10-20 मिनट। 1971 में। ठीक है। ये मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको, लिखते चलो साथ साथ में। ठीक है ना। बांग्लादेश का पूरा आप लोगों को करके लाना है। ठीक है ना। हमारी बाउंड्रीज, ठीक है, जियोग्राफिकल जो भी है, कल्चरल जो भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं आप सबको पता होना चाहिए। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है? क्या नाम से? आमार सोनार बांग्ला। क्यों लिखा गया था? कब? हिस्ट्री पढ़ लिया आपने? मॉडर्न हिस्ट्री? यही बोलोगे? ठीक है। आप सब यही बोलोगे कि नहीं पढ़ा है। बंगाल विभाजन पढ़ा अपना? बंगाल पार्टीशन 1906, 05? ठीक। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बंगाल को जब डिवाइड किया गया था, ठीक है ना, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बांग्ला, कि हमारा सबसे सुनहरा प्यारा क्या है? बांग्ला है। ठीक है ना। वहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लिखा गया था, ध्यान रखना है। और 1971 में जाके क्या बनता है? वो नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। ठीक है ना। तो भैया बहुत सारी चीजें हमारी उनसे मिलती जुलती हैं। ठीक है। तो कई सारी चीजें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इनके साथ करते हैं। जूट वगैरह जानते होंगे आप लोग। ठीक। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर है? जो मेनली वो वेस्ट नहीं था एक्चुअल में, जो पार्ट था, मेन जो पार्ट था ना, वो बांग्लादेश था। फिर तो वेस्ट वाला तो हमें वेस्ट ही मिला है। ठीक है ना। जो मेन है वो किसके पास है? वो बांग्लादेश के पास है। ठीक है। चलिए, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं प्रेसिडेंट्स कैग प्लेस। अभी कैग का एक नया ऑफिस इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू, और कैग जो चीफ हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी मुर्मू ध्यान रखना है, ये भी गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है ना। कौन से आर्टिकल में कैग के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है? पॉलिटी तो पढ़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सब में नहीं पढ़ा गया है, हैं? इकोनॉमी पढ़ लिया है ना। चलो फिर वहीं आता हूं सीधे मैं अब। ठीक है। तो कैग आर्टिकल 148 रिलेटेड टू, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या काम है इसका? नहीं पता है? मैं बता देता हूं। हमारा और आपका रुपया किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। ठीक। हम सुबह ब्रश करते हैं ना, रात में पंखे के नीचे सोते हैं, टैक्स पे करते हैं, वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहा है। ठीक। अब उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास है? हिसाब किताब कौन रखेगा? हाँ जी। वहां तो चोर बैठे हैं ना संसद में, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक। हिसाब किताब कौन रखेगा? इसके लिए कौन बैठाया है? कैग बैठा है। कौन बैठा है? कैग। ठीक है ना। इसका नाम, इसका काम क्या है? ऑडिट करना,
कौन सा पैसा जितने भी लेवल्स पे आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं, जितने आपके विजन्स बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन सब में जितना मनी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उन सब का लेखा जोखा कौन करता है? कैग करता है। ध्यान रखिएगा, इन दिस रिपोर्ट्स, कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही इंडिया के हम बड़े बड़े जो स्कैम होते हैं, करप्शंस होता है, उनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आपको 10 रुपए दिए आज सुबह सुबह कि ले बेटा तुमको इतने इतने का समय लेके सामान लेके आना है, ठीक, देन आप क्या करोगे? हमने आपसे हिसाब लेना भूल गए, फिर 8 दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, 15 दिन, नियत तो किसी रोज डुल ही जाएगी कि एक काम करते हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, दोस्तों के साथ गोलगप्पे। तो यही सोचता है, सॉरी, कैग का काम ही यही है कि कोई गोलगप्पे हमारे पैसों का ना खा जाए, ठीक है ना। प्रॉपर ऑडिट करते रहना है। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है, आप भी कैग में जा सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है ना, और अच्छी खासी सैलरी भी है इनकी, काम बहुत जबरदस्त है, ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो कैग का काम है वो हमेशा पब्लिक फाइनेंस जो भी है उसकी सुरक्षा करते रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और गवर्नमेंट जहां पर जिस प्रकार से खर्चा कर रही है उसका एक एक रुपए का हिसाब अपने पास आपको रखना है, ठीक है ना। दीज पॉइंट्स यू हैव टू कीप। कैग इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के बेस्ड पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप स्टेट देने जा रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में तो है ही, और खासकर मेंस में भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना। कई बार डिफरेंस भी पूछता है इंडिया कैग और ब्रिटेन कैग, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्ट्रक्टिव, अगर आप आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं किससे मिलता जुलता है? ब्रिटेन से, क्योंकि उन्होंने ही हमारे ऊपर क्या किया है? रूल किया है, ठीक है ना। जब रूल किया है तो स्वाभाविक सी बात है, ये ऑटोमेटिक नेचुरली हमारे पास आ ही जाता है कि कुछ ना कुछ जो नियम है, रूल्स एंड लॉ रेगुलेशंस हैं, वो किसके हैं बनाए हुए? ब्रिटिशर्स के। तो सारी चीजें आएंगी, और फिर जब हम कंपेयर भी करते हैं तो किसके साथ कंपेयर करने जाएंगे? पाकिस्तान से तो करेंगे नहीं, किससे करेंगे? हाँ, ब्रिटेन के साथ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना, कि ब्रिटेन कैग एंड इंडियन कैग, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि एक बेसिक सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंडिया में पैसा खर्च होने के बाद ये हिसाब किताब करता है, ब्रिटेन में उल्टा चलता है। आपको इसका भी अप्रूवमेंट एक बार लेना पड़ता है कि भैया सामने जगह वाली जगह पे हमें क्या करना है? खर्च करना है। अब आप बताओ, यहाँ पर ऐसा नहीं, हमारे देश में नहीं है, पहले आप खर्च कर लो, देन आई विल आस्क भैया कहाँ इतना पैसा, कहाँ कैसे, सारी चीजें होती हैं, ठीक, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे आते हैं। जम्मू कश्मीर का सिर्फ वोटिंग चल रहा है, ध्यान दिया आप लोगों ने, न्यूज पेपर होगी, ठीक है ना। सेकंड फेज का आ चुका है, ठीक है। पीडीपी फुटप्रिंट आफ्टर 2014 का कुछ दिख रहा है कि भैया ये सरकार बन सकती है, सरकार नहीं बन सकती है। बस ध्यान रखना है जब किसी भी, क्योंकि हमारे देश में सबको पता है इलेक्शंस लगातार होते रहते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट के पर्पस में बहुत बोरिंग काम होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आपको पता चलेगा नहीं यार, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट होता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर तो हमारे हमेशा सिलेबस का एक, ध्यान रखना है, इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, अभिन्न अंग है। कौन? जम्मू एंड कश्मीर। कुछ भी ले दे के एक आध क्वेश्चन आपको वहां पे टकराने ही टकराने हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है फेस कि यहाँ पर चुनाव इस समय चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये कुछ डेटाज हैं, ज्यादा नहीं, हाईलाइट ऊपर पढ़ के देख के चले जाना है कि हाँ भैया कुछ है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसको नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं, टैक्स डिप्लोमेसी 4.0 क्या है ये? मोदी जी कहाँ गए हैं? हाँ, न्यूयॉर्क सिटी में बैठे हुए हैं, ठीक। कुछ ना कुछ तो अब करेंगे बहुत बैठ के वहां पे, है कि नहीं। सितंबर में ही क्यों जाते हैं हम लोग वहां? व्हाई वी गो ओनली ऑन सितंबर मंथ? इसके आसपास भी जाते हैं, लेकिन सितंबर में ही क्यों जाते हैं? आज पता करना है इसको। चलो पता है आपको, ये जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है ना, ये पूरा 12th मंथ का एक सर्कुलर है, जनवरी फरवरी से लेके नवंबर दिसंबर तक। आपने अगर कीवर्ड्स पकड़ लिए ना न्यूज़पेपर के, पूरा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा है यार। ले देखे एक सोशल इश्यूज आ जाएंगे, पॉलिटिकल इश्यूज आ जाएंगे, ज्योग्राफिकल इश्यूज, किसी ने किस पे मार दिया। आप अपने घर को ही एक देश समझ लो, आई एम द कंट्री, अपने आप को ही समझ लो, ठीक है ना। आप देखो 12 महीने आप क्या क्या करते हो,
ठीक, तो आपके मुद्दे बहुत बड़े हैं लेकिन यहाँ के थोड़े छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, इनको रिजॉल्व करते हैं अपन। ठीक, तो इंडिया अब अपनी डिप्लोमेसी में क्या रखती है, टेक्नोलॉजी को। और जब से मोदी जी आए हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट में, तब से उनका लगातार फोकस किस पे है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में। वो चाहते हैं कि इंडिया के पास कैसी टेक्नोलॉजी हो, बताइए ना, अच्छी वाली टेक्नोलॉजी हो, ठीक, जिससे हम क्या कर सकें। अभी कल की मूवी देखी आपने, कल की मूवी देखिए, उसमें दिखाया गया ना 2050 में क्या होगा, पीपल्स आर फ्लाइंग विद देयर बाइक। ओके, सो हो भी सकता है ना, हम चाहते हैं कि कोई खाना वहां से अगर व्हाट्सएप करता है, वी कैन डाउनलोड दैट फूड। सोचो कितना अच्छा हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस पूरा खत्म हो जाए ना, हम तो दूसरी कंट्री डाउनलोड कर लें अपने आप। बस एरिया होना चाहिए। ठीक, तो टेक डिप्लोमेसी 4.0, मोदी गवर्नमेंट प्रोग्रेस विद द यूएस इज नॉट फॉर फर्स्ट टाइम, दिल्ली हैज पुट द टेक्नोलॉजी ऑन द टॉप ऑफ इट्स एजेंडा, डोमेस्टिक एक्सटर्नल फैक्टर्स कमिंग टुगेदर फैसिलिटेट ए डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में अपने रखना है। क्यों रखना है, आज हम दुनिया के जितने बड़े देश हैं, ठीक, टेक्निकली फुलफिल हैं। जैसे आप एक छोटा कंट्री है इजराइल, वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर आप देखते हैं ना, सबको क्या करके रखा है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके रखा है और अड़ोसी पड़ोसियों को हिला के भी रखा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडिया इज कि भैया हमें क्या होना है, स्ट्रांग होना है। आज हम जब अपनी डिप्लोमेसी भी बनाना चाहते हैं, नेबरहुड पॉलिसी भी चलाना चाहते हैं अपनी आप आसपास की कंट्रीज के साथ, तो हम टेक्निकल जो हमारा एरिया है वहां पर हम क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो रिलेशन है वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश होंगे आपको क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। कोविड-19 पेंडेमिक आया, हमने वैक्सीन बनाई, उसका असर आपने देखा, हमने दुनिया भर को बांटा कि नहीं बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया। उसका फेवर क्या मिला हमें कि इंडिया यूएन की नजरों में भी आया, प्लस वर्ल्ड की नजरों में आया कि नहीं यार ये देश अब दुनिया में, ठीक है ना, सब कुछ चाहता है अपनी, क्योंकि हम सब क्या चाहते हैं, देखिए सोशियोलॉजी का भी एक पार्ट होता है, इसी प्रकार से नेशनलहुड का भी एक पार्ट है कि जब कोई कंट्रीज लगातार बढ़ती जाती है ना, इकोनॉमिकल ग्रोथ कर लेती है, ठीक है ना, आप अपनी आर्मी को स्ट्रांग बना लेते हैं, अपना टेक्निकल स्ट्रांग कर लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप ये भी साथ में चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्रांगेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इस दुनिया के सामने हमेशा होना चाहिए। ठीक, इसके अलग अलग मेजर पार्ट भी हो जाते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे आज हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसा शाह साहब ने एक नई पॉलिसी लाई है कि भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक नया पार्ट हमको लेके फिर से आना है। अब उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, टेक्नोलॉजी की, पड़ती कि नहीं पड़ती है। आज हम स्पेस पे जाना चाहते हैं, क्या चाहिए हमें, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक, आज हमें डिफेंस में काम करना है, ठीक, क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक, आज हम गांव गांव पे टेक्नोलॉजी को पहुंचाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को और ज्यादा क्या करना चाहते हैं, ईज करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ हम क्या चाहते हैं कि भैया क्वालिटी वाला दो, हमें कैसा दो, क्वालिटी वाला दो। अब तक हमारा जो रिलेशन सबसे ज्यादा होता था किसके साथ, चाइना भाई साहब के साथ, चाइना नाम से ही चाइना लगता है। ठीक, चले तो कहां तक, शाम तक, और ना चले तो भैया चले तो चांद तक, और ना चले तो दोपहर तक भी नहीं चलता है। शाम तक बहुत टाइम ले लिया आपने। ठीक है ना, तो ये किसका है, एजेंडा है, रहा है दुनिया भर के पार्ट की जाए तो। बट इंडिया ये चाहता है, पीएम टेक्नोलॉजीज डिप्लोमेसी आर एक्सपेंसिव, यू हैव टू बी अ रियल नर्ड, गो थ्रू द लॉन्ग जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बाय द पीएम इन द बायलैटरल विद द बाइडेन क्वाड समिट। क्योंकि क्वाड में भी आपको पता है कितने कंट्रीज हैं, 4 हैं। उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया हम चारों को मिलकर अपने आप को ज्यादा क्या करना है, अपडेटेड रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है, और वो सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है, वो क्या है, आपके पास टेक्नोलॉजी। ठीक, आज टेक्नोलॉजी है तो हमारा आप बैठ के पढ़ भी रहे हैं, प्लस जो बंदा नहीं पढ़ पा रहा है वह भी इस कैमरा बाबा के थ्रू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है।
ठीक, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी। ठीक, इंडिया ये चाहता है कि जितनी भी, नॉट केवल यूएस के साथ, इसके साथ साथ जो भी कंट्रीज है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड यूरोपियन यूनियन, जिनके पास भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वी हैव टू शेक हैंड विद देम। मैं तो कहता हूं गले लगाओ, तो जो भी है उनके पास ले लो, ठीक है ना, क्योंकि हमें अपना आपको क्या करना है, मजबूत करना है हम, ठीक है ना। जैसे आज की डेट में अगर आप देखेंगे इन इंडिया, इन एवरी सेक्टर्स वी आर बैक बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? गांव के लोगों को आज भी कंप्यूटर के बारे में है ना, बच्चों को उनके पता चल चुका है, लेकिन अभी उन्हें नहीं पता है। फिर नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कई सारी रिसोर्सेस को आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आपका टाइम भी, आपका रिसोर्सेस भी, आपका मनी भी, ठीक है ना, आपका मैन पावर भी, और उस मैन पावर को आप क्या कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। जैसे हमारे देश के आप क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं है? हैं? पक्का ना? मानते हैं ना अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स है? कितने साल के लिए? 7 ईयर, 70 या 17? 70। नहीं, फिर भी एक अजम्पशन तो होगा। आप सबने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा ना, ठीक, एचडीआई पढ़ा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ठीक। ह्यूमन रिसोर्स कितने टाइम का आपने सोच रखा है कि मैं देश के इतने वर्ष काम आने वाली हूँ? 60-70? ओके, 60-70, 40-50, ज्यादा इसकी इच्छा है ही नहीं। मैं तो 1000 वर्ष जीना चाहता हूँ, ठीक है ना, एकदम जैसे पहले ऋषि साधु वाधु जीते थे ना, 1000 वर्ष तक, वैसे जीना है मुझे, ठीक है ना। आने वाले पीरियड्स को भी पढ़ा चुका हूँ, ये यूपीएससी में सिलेबस हुआ करता था। एंड द स्टूडेंट्स यूज टू राइट द मेंस लाइक दिस। अब तो तुम यूं कलम दबाते हो और सब आंसर, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी ना कि आपने यू लिखा और उससे संबंधित सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक। खैर, अब अपन से मशीन पे आते हैं। तो इंडिया क्या चाहता है भैया कि इंडिया नेशनल स्ट्रेटजी एंड डिप्लोमेसी किसको लेके है, मशीनरी को लेके भी है, टेक्नोलॉजी को भी लेके भी है, ठीक है ना, जिसे हम हर फील्ड में, इंडिया का जितना भी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर्स, या जो भी हम नवीनतम सेक्टर्स लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, उन सब में टेक्नोलॉजी को लेके जाना है। जैसे आज की डेट में हम सबके पास एक मशीन है? क्या इससे आसान हुआ हमारा जीवन? हुआ ना, ठीक, भले नींद गायब है लेकिन हुआ है, ठीक। इसके साथ साथ अब आप देखिए, इन 2024, ठीक है, हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चला रहे हैं, किसके माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आज हम स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको अपग्रेडेड माध्यम से लेके और ज्यादा अपग्रेड करना है, ठीक। और स्वाभाविक बात है कि जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, G7 वाले पार्ट्स हैं, इनके साथ हमें कोऑर्डिनेट करके ही साथ में चलना पड़ेगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इंडिया न केवल यूएस के साथ बस इंडिया टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी को बरकरार रखना चाहता है, इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि हम फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी चलेगी, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, एवरीवेयर, जहां जहां टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, वी हैव टू गो देयर, ठीक है ना। हमें एक्सप्लोर करना है और उनकी जो अच्छी टेक्नोलॉजी है आन दो, ठीक है ना, जैसे भी मिले, ठीक, दोस्ती के माध्यम से मिलेगी, खरीदने से मिलेगा, हम उससे लेके रहेंगे, ठीक है ना। जो अब ये ध्यान रखिएगा, इस पार्ट में एक चीज और इंक्लूड हो जाती है, जैसे टेक डिप्लोमेसी 4.0 में हम मेक इन इंडिया को भी लगातार क्या करते हैं, हम इंकरेज करते हैं। क्यों?
हाँ जी, इंडिया में आएगा, बिल्कुल सही। और आके तो बनाएगा, तो हमारे लोगों को भी क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट भी देगा, और टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा, नए उसकी मेथड्स भी लेके आएगा, ठीक, नए फीचर्स भी लेके आएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे हम, जैसे मान लो इन देवी जी को पनीर बहुत अच्छी बनानी आती है, ठीक है ना, लेकिन इंडिया का पुराना पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है, इनको पनीर अच्छी बनानी आती है, तो हम इनके घर नहीं जाएंगे खाने, हम क्या बोलेंगे, कम टू माई होम, मेक दैट डिश इन माई किचन, जितनी चीजें लगेंगी पनीर से लेके मसाला तक आई विल प्रोवाइड, जस्ट यू हैव टू, वही स्वाद होना चाहिए, ठीक है ना, स्वाद भी कौन सा होना चाहिए, एंड सी विल मेक पनीर इन अवर होम, और हमारे जो भी आसपास के पड़ोसी होंगे वो क्या करेंगे, उस पनीर को बनते हुए देखेंगे, सीखेंगे, और आफ्टर दैट ओके, भगाएंगे नहीं, प्यार से। जैसे कई सारी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे आज टेक्नोलॉजी में हम अपने आप को देखेंगे तो बहुत बैकफुट पे है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल सिम है, चिप है, यह आज भी इंडिया में प्रोडक्शन कैसा है, यहाँ पे ना के बराबर है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं, ठीक है ना, खासकर जो इस फील्ड में, क्योंकि हमारा पैसा पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, आज हम मोबाइल खरीद रहे हैं, आप देखिए वोवो, वीवो, ओप्पोस, आईफोन, ये सब कहाँ से है, फॉरेन से, पूरा पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, ठीक, हम क्या चाहते हैं, बाहर का पैसा इंडिया में आए, तो इंडिया में कैसे पैसा आएगा फिर, केवल सिनेमा क्रिकेट से पैसा नहीं आएगा, ठीक, द पार्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमिकल पार्ट हो जाता है आपका, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी का, आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स कैसा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, हमारा प्राइमरी सेक्टर्स भी वर्तमान में देखेंगे तो 17 18 16% के आसपास रहता है, तीन सेक्टर्स मेजर हैं इकोनॉमिक्स में, पता है ना आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक, एंड ये कहां पर आएगा, टेक्निकल पार्ट, अगर सर्विस का है तो टर्सरी में चला जाएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग का है तो सेकेंडरी में चला जाएगा, ध्यान रखना है, दोनों पार्ट्स में ये आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर बन चुका है, प्रोसेस्ड हो चुका है तो टर्सरी, और बीच का है तो, ठीक है ना, सेकेंडरी में आ जाएगा। और अपना जो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर है वो पूरी तरह से क्या है, क्या है, नीचे, इसीलिए हम एम्प्लॉयमेंट के लिए कहां जाते हैं बार बार, हाँ जी, बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक, इवन लेबर्स तक वर्क करने कहां जाता है, बाहर तक जाता है ना, ठीक, तो ये पॉलिसी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, और पूरा फोकस हमारा टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को बढ़ाने में है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक मेजर पार्ट ये आता है कि जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी सबसे पहले टेक्नोलॉजी पर 1947 के बाद भी जोर दिया था, ठीक है ना, और आप सबको पता है होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलके भारत में, ठीक है ना, संस्थान, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोले गए थे और बनाए गए थे। और इसके बाद आप सबको पता है कि फर्स्ट जो हमारा 5th ईयर प्लान था, उसमें तो चलिए हमने प्राइमरी फोकस किस पे रखा था, एग्रीकल्चर पे रखा था, लेकिन सेकंड जो हमारा 5th ईयर प्लान था उसमें हम कहाँ पर आ गए थे सीधे, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर भी आ गए थे, बिजनेस पर भी आ गए थे, इंडस्ट्रियल एरिया को स्ट्रॉन्ग करने पे आ गए थे, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे तो 3rd 4th 5th में उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 6th 7th के बाद आपको टेक्नोलॉजी पर और ज़्यादा वर्क हमें देखने को मिलता है। लेकिन आफ्टर ऑल जब आप 11th एंड 12th 5th प्लान पर आते हैं तो मेजर फोकस हमारा कहाँ पर है, टेक्नोलॉजी पर आ जाता है, ठीक। लेकिन जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है तब से ध्यान रखना है, लेकिन 1947 और 50 के बाद भी हमारा मेजर फोकस किस पे था, टेक्नोलॉजी पर भी था, क्योंकि उस समय अगर आप जाओगे ना, आप तो चलिए ठीक है, किसान जो हमारे देश का फार्मर है बहुत कुछ अपडेटेड हो चुका है, लेकिन आफ्टर 1947 हमारे यहाँ का जो फार्मर्स था वो कैसे खेती करता था, कभी पूछना अपने दादाओं से, बताते होंगे कैसे, बैल ले लिया, ठीक है ना, बैल के पीछे भागे जा रहे हैं,
ठीक, इसके साथ साथ पानी लगाने की भी जो समस्याएं कितनी ज़्यादा हुआ करती थी, खैर अब कुछ टेक्नोलॉजी ने इनको सपोर्ट किया है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है? टेक्नोलॉजी का रहा है। हमने हाइब्रिड क्या किए, सीड्स बनाए, उन सीड्स को खेतों में पहुंचाया। और आप देखोगे तो उस ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट, मेजर जो बेनिफिट है, वो किन स्टेट्स को मिला है बताइए? जो मेजर प्रॉफिट है वो किन स्टेट्स को मिला है ग्रीन रिवोल्यूशन का? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, थोड़ा बहुत फिर नीचे एमपी वगैरह को भी मिला थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेजर मिला है वो किस मिला है? इन स्टेट्स को मिला है। ठीक, तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से काम करती है कौन? टेक्नोलॉजी आपकी। ठीक, चाइना का भी आप देखते हैं मेजर फोकस किस पे रहता है? पूरा का पूरा। ठीक है, और एक वर्ड दिया, एक इन्होंने वर्ड दिया है सेंटेंस, ध्यान रखना है इस वर्ड को, साइंटिफिक इंटरनेशनलिज्म, वैज्ञानिकों का अंतरराष्ट्रीयकरण। इस वर्ड को नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंकिंग Tuvalu fights to keep its maritime boundaries as sea level rises। ये थोड़ा सा इस आइलैंड में समस्या है, तुवालू में। एक्चुअल में लगातार आप हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल ऑफ सी इज डे बाय डे इंक्रीजिंग। क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे? फिर अगर वाटर लेवल ऑफ सी बढ़ेगा तो लैंड कम होगी, लैंड्स कम होगी तो क्या होगा? लोग कहां भागेंगे? पानी की तरफ, जमीन की तरफ? जमीन की तरफ भागेंगे। जमीन कैसी बची है अब? अगर हम अर्थ का 100% लेते हैं तो कितने % में पानी है? वाटर 70। जियोग्राफी भी नहीं पढ़ी है? अरे स्कूल में तो पढ़ी होगी। कितना है? 71। और अर्थ कितना है? 29 है। ठीक, लगातार सी का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, है ना? तो उससे क्या है, सी का लेवल लगातार बढ़ेगा। तो इसमें ये समस्या आई है। ठीक है, तुवालू 11,000 पीपल हु लिव ऑन नॉन 9 एटॉल्स स्कैटर्ड अक्रॉस पैसिफिक। ध्यान रखना, ये सब वहां से भागने की तैयारी में है कि भैया हमारा घर अब डूबने वाला है। जैसे हमारे इंडिया के ही नीचे वाले पार्ट में अगर आप जाएंगे ना, ये जो वी शेप में बना हुआ है, ठीक, तो अगर सी लेवल बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के भी लैंड्स क्या होंगे? पानी आएगा। ठीक, जब पानी आएगा तो यहाँ के लोग कहाँ भागेंगे? ऊपर की तरफ ही आएंगे ना। ऊपर आएंगे तो वैसे ही जनसंख्या ऊपर और ज्यादा है। ठीक है ना? नॉर्थ इंडिया तो भैया मतलब यहां से तो अब क्या ही बोलूं मैं, आप लोगों को शादी वादी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है ना? ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए कि भैया आप शादी 10 साल हमारे देश में। क्या होगी? नहीं होगी। ठीक है, चलेगा? बताओ आप लोग। लड़कियां सदमे में आ गई। आप लोगों की खुशी की बात कर रहा हूं, हैप्पीनेस आनी चाहिए। चलेगा ना? भैया पॉपुलेशन तो रोकनी है ना? हैं? कौन रोकेगा? हमें आपको ही रोकना है। ठीक है, चलिए। तो ये मेजर पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, प्रीलिम्स में तो पूछना ही पूछना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि लगातार आप देखेंगे, क्योंकि नासा ने भी अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि 2050 तक नासा साइंटिस्ट प्रोजेक्टेड दैट डेली टाइड्स विल सबमर्ज हाफ ऑफ द मेन एटॉल, ठीक है, फेनोल्टी होम ऑफ द 60% तुवालू रेसिडेंट्स। मतलब 60% यहाँ के लोगों का, ठीक है, जमीन अपने आप कहाँ चला जाएगा? पानी में चला जाएगा। ठीक,
और ये अगर वहाँ 60% है तो स्वाभाविक सी बात है कि 2-4% इसका इफेक्ट इंडियन ओशियन पर भी, ठीक है ना, वर्ल्ड ओशियन पर भी पड़ेगा। ठीक, तो वाटर लेवल बढ़ेगा। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगली बार जो मौत होनी है ना, वो कैसी होनी है? जलमग्न होनी है। ठीक है ना, तैरना सीख जाओ। ओके। मैं इसका एक अलग मैंडेट सोचता हूं कि इंडिया के साइंटिस्ट हों या वर्ल्ड के जितने साइंटिस्ट हों, अब उनको कुछ ऐसा डिस्कवरी करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ इनोवेट करें कि लोग पानी में रहना सीख जाएं। ठीक है, वहां हम गांव बसाएं अब। ठीक है ना, समुद्र के पहले 2-4 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, कि ज्यादा दिक्कत हो तो आ जाओ। ऐसा पॉसिबल हो सकता है यार। ठीक है ना, साइंस कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, जादूगर है, चमत्कार है, कुछ भी हो सकता है, पर बहुत टाइम लगेगा उसमें। देन आल्सो, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको प्रेफर करना है, ज्योग्राफिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे है, ये आते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी वाले पार्ट में, थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट भी रहेगा इकोनॉमी वाले पार्ट में। मूव एम टू डिस्करेज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, मस्ट सीक फ्रेश अप्रूवल फॉर लैपटॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम, ठीक है, जैन फर्स्ट गवर्नमेंट टू इंपोर्ट। एक्चुअल में क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट अब चाइना के साथ जो हमारे इकोनॉमिकल रिलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का है, उसको हम लगातार क्या करना चाहते हैं? इंपोर्ट तो भैया कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़े चाहे हमारा बढ़ता रहे। ठीक, उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग 1 जनवरी से। ठीक है, कि जो लैपटॉप्स वगैरह होंगे हम वर्तमान में कहां से लेने वाले हैं, बता सकता है कोई? जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसी पढ़ के ही बता दो। बताइए। The Ministry of Commerce and Industry Tuesday said that the companies will have until end the year fairly import laptop and personal computer but will have to seek fresh approval from January. ठीक, ध्यान रखना है। The ministry further informed that detailed guidelines for approvals will be released shortly. This come after India had announced the new system for imports of laptop, tablets, personal computers service last year after it rolled back an earlier plan to impose a licensing regime following criticism from industrial over shortage and United States trade representative during the G20 meeting in India. ध्यान रखना, इसके बाद हमने, ठीक है, निर्णय लिया है। क्यों? Importers would be required to apply for fresh authorization for period from 1st January 2025 subject to detailed guidelines to be provided shortly. An official notification issued by on Tuesday. Meanwhile, the government source indicated that there could be further extensions of regime by at last another quarter for the current December deadline. Actual में क्या है कि हमारा जो imports का पूरा क्राइटेरिया रहा है, हम किस पे ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं? चाइना पर। ठीक है, और चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पीसीज एंड लैपटॉप इन द वर्ल्ड विद द डोमिनेंट शेयर ऑफ 81% इन 2022। समझ रहे हैं? मतलब पूरा हब कौन कैप्चर करके रखा है? नॉट ओनली इन लैपटॉप एंड पीसी, आल्सो इन मोबाइल फोन्स। ठीक, एप्पल को छोड़ दो, बाकी चीजें कहां से आ रही हैं? चाइना से आ रहे हैं। इंडिया लगातार कोशिश क्या कर रहा है? टिकटॉक बैन से लेके, ठीक है ना, छोटा सा काम हमने किया था कोविड में। क्या किया था? मैं तो कहता हूं रील ही बैन कर दो। बैन होना चाहिए रील। बनाता तो नहीं है। हाँ, रील्स जो फालतू का टाइम खाती हैं आप लोगों का, ठीक है ना, दैट शुड बी आल्सो बैंड। पर हम सीधे यहां पर आते हैं कि चाइना एक्सपोर्टर रहा है हमारे यहां पर भी। ठीक, और चाइना जब एक्सपोर्टर है तो स्वाभाविक रूप से क्वालिटी के साथ क्या होता है? विथ क्वालिटी कहीं ना कहीं चाइना नाम लगा है तो समझौता होना ही होना है। बिकॉज चाइना के साथ एक समस्या ये है कि वह क्वालिटी पे कम क्वांटिटी पे वर्क ज्यादा करता है। उसके चक्कर में ना जो प्रोडक्टिविटी है प्लस जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? लगातार कम हो जाती है ना। इंडिया
इसके साथ साथ क्या चाहता है कि जो पैसा है, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी है, हम लगातार अपनी किस पे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, चाइना पर। और वही पैसा चाइना हम पे क्या करता है, हमारी छाती में बंदूक लेके खड़ा हो जाता है हम ही को मारने के लिए। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, ठीक है, लगातार ऊपर तो हमें परेशान करके पूरा रखा ही है, सोने नहीं देता, दिन रात लगातार परेशान करता है। तो हम चाहते हैं कि जो डोमिनेंस बना हुआ है चाइना का वह खत्म होना चाहिए, और लगातार हम दूसरे देशों के साथ करते रहें। पर इसका एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है पता है आपको? मान लीजिए हमने चाइना के साथ इंपोर्ट करना बंद कर दिया, देन वी स्टार्टेड विथ यूएस एंड यूके। होता क्या है, महंगा बेचते हैं। क्यों? वो गधे क्या करते हैं, वो चाइना से खरीद के हमको बेच देते हैं। मतलब उनको एंड ऑफ द डे लेना कहां से है, ठीक है, तो और अपना भी प्रॉफिट क्या करते हैं, साथ में ऐड करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो प्राइस ऑफ परचेजिंग है वो क्या है, बढ़ जाता है। और वही हमें क्या पड़ता है यहाँ पे, और हमारे देश में इन्फ्लेशन का मेजर रीजन बन जाता है। और आज हर कोई इंडिया में पीसी तो रखता ही रखता है ना। ठीक, तो चलिए हम लगे हुए हैं लगातार इसको कम करने में, देखते हैं कितना समय लगेगा। चलिए एक और आते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी ग्रोथ ट्रेड ऑफ इमर्ज व्हेन सेंट्रल बैंक एफर्ट्स लीड टू ग्रोथ सेक्रीफाइस। चलिए थोड़ा बताइए हमें कि इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी हम चाहते हैं लगातार बनी रहे देश भर में हर एक फील्ड में, पर क्यों नहीं बन पाती है? आप इकोनॉमिक्स तो पढ़ लिया, बताइए। हाँ जी, ओके, क्या बोल रही है वो ये कह रही आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। छोटा छोटा भी पॉइंट आप रखेंगे तो मैं जज नहीं करूंगा, टेंशन मत लीजिए। मेरा आज एक्चुअल में फर्स्ट क्लास है, तो मैं आप लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा एक्चुअल में कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसे? ठीक है, आरबीआई तो करता है, दूसरा मेजर पार्ट सामने आ जाता है। देखिए हमारे देश में ना एक कंट्रोडिक्शन है, जो इन्फ्लेशन को कभी कम तो कभी ज्यादा करता है। ठीक, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, कौन बनाता है, आरबीआई। फिर एक है फिस्कल पॉलिसी, वो कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। ठीक, अब जो गवर्नमेंट का काम रहता है वो हमेशा कैसा है, किससे इन्फ्लुएंस्ड है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसमें ज्यादा है। ठीक, उन्हें वो पॉलिसीज बनानी है जो लोगों को अच्छी लगे, ठीक है ना, वाह वाह क्या बात है ना। लेकिन आरबीआई को क्या देखना है कि इन्फ्लेशन को क्या करना है, इन्फ्लेशन रेट हमें कम करके रखना है, एम्प्लॉयमेंट रेट हमें कम कर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। ठीक है, ये निर्मला सीतारमण मिल गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और क्या करना है, ठीक, जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें हमेशा रडार पे रखनी है, आधाधुंध पैसा डिस्ट्रीब्यूट हमें कंट्री पे नहीं करना है। ठीक है, लाइबिलिटी डेबिट, ठीक है, डेबिट्स क्रेडिट्स हमें मेजर फोकस में रखना है। ठीक, खासकर जो भी पैक्ट्स हो रहे हैं, जो भी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट्स या आरबीआई की गाइडलाइन है उसके थ्रू ही क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। प्लस जो सब्सिडीज दे रहे हैं, आरबीआई चाहता है कि सब्सिडी कैसे दें, कम से कम दें, पर गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्यों, क्योंकि हमें वेलफेयर भी करना है ना। देखिए याद रखिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडियन, उसका भी मेजर फोकस है अपना, ठीक है ना, कि मिक्स्ड इकोनॉमी का काम क्या है,
कि ग्रोथ तो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ में लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए। उस वेलफेयर के लिए इकोनॉमिकल सपोर्ट भी जरूरी है, ठीक है ना। आज अगर आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट बेसिक इनकम भी लोगों को देना चाह रही है, ठीक। इसका बेसिक सा एग्जांपल आप प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, ठीक है ना, कितना मिलता है, 6,000 ईयर, है ना, मिल रहा है। काम आता है किसान के कुछ ना कुछ तो बेचारों को, छोटे किसानों के तो देखो आ जाता होगा, बड़े किसान का मैं नहीं कह सकता है, लेकिन छोटे किसानों को काम आता है। इसी प्रकार से अलग अलग हम अनाउंसेस सब्सिडीज देते रहते हैं। अब ये दोनों चीजें क्या करती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं किसी भी चीज को, ठीक है, ऊपर या नीचे करने में। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि आरबीआई ने क्या किया है कि भैया फंड ज्यादा हमें मार्केट पे नहीं देना है, क्योंकि ये भी एक मेजर इन्फ्लेशन का रीजन होता है। क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है आप क्या करते हैं, देखिए पैसा हमने दे दिया तो क्या करोगे आप सबसे पहले, हाँ, मैं तो दबा के बैठ जाता हूं, आप लोग क्या करोगे ये बताओ। मेरी तरफ मत देखो। बाजार जाएंगे, ठीक है, ज्यादा चीजें खरीदेंगे, खरीदेंगे तो स्वाभाविक बात है क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो हाँ जी, प्राइस भी बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं थी अकॉर्डिंग टू डिमांड। और सारा का सारा जो खेल है वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का है। पूरा जो खेल है दुनिया भर में किसका है, डिमांड एंड सप्लाई का। नेचर भी यही करता है, डिमांड एंड सप्लाई। बीच बीच में कोविड वोविड इसलिए आते हैं, जैसे उसके ऊपर भार ज्यादा बढ़ा, ठीक है, कुछ ऐसा कर दो कि, ठीक है। अब आप तो मानते नहीं हो, मैं कह रहा हूं 10 साल के लिए रोक दो। बोला नेचर अपना खेल खेलेगा। तो ये फोकस आपको रखना है कि भैया प्राइस स्टेबिलिटी ग्रोथ आनी चाहिए। जो ट्रेड ऑफ्स इमर्ज होते हैं, खासकर जो हम अलग अलग नए समझौते कर लेते हैं, ठीक है ना, बिना किसी को बताए, वो भी नहीं होने चाहिए। बड़े बड़े जो लोन्स माफ हो जाते हैं वह भी नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हो सकता है, लेकिन जो लगातार इंडिया में आप देखोगे ना, लगातार इलेक्शंस होंगे, उसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, आपकी इकोनॉमी पे पड़ता है। क्योंकि जैसे ही नई गवर्नमेंट को लाना है, वो फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में शिक्षा, फ्री में दीक्षा, कन्या विवाह, ठीक है, दीक्षा तो नहीं नाम किसी का, ठीक है। तो एवरीथिंग इज डूइंग, तो ये हमारे इकोनॉमिकल पार्ट्स को हार्मफुल करता है। चलिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आज की न्यूज का, व्हाई इसरो प्लान्ड मिशन टू वीनस इज इंपॉर्टेंट, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसरो का जो अब नया प्लान है वो क्या है, वीनस, ठीक है। समझते हैं। यूनियन कैबिनेट लास्ट वीक अप्रूव्ड इंडियन फर्स्ट मिशन टू प्लैनेट वीनस, ठीक है। हम चाहते हैं कि भैया अब चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, अब किधर चलें, वीनस की तरफ, शुक्र की तरफ चलते हैं, है ना। आप सब भी अपने जीवन में वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते होंगे। इन ज्योतिषी टर्म पढ़ते हैं, ज्योतिष थोड़ा सा मत पढ़ना, ज्यादा अच्छा है। ओके, पर वीनस स्ट्रॉन्ग करना लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है, ध्यान रखिएगा। देखो व्हाइट पहन के आई है देवी, ठीक है, वो भी भाई साहब भी आए हैं। चलिए, तो इसरो एम्ड टू लॉन्चिंग मार्च 2028 तक में हमने किया है कि वीनस को भैया टारगेट करना है, ठीक है। मिशन स्पेसक्राफ्ट विच विल ऑर्बिट वीनस विल कैरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी द सरफेस एटमोस्फेयर, ठीक है, वहां का पूरा प्लैनेट एंड इट्स इंटरेक्शन विद द सन। आप सबको पता होना चाहिए कि वीनस को हम इंडिया का, सॉरी, धरती का अर्थ ट्विंस भी कहते हैं ना, जुड़वा भाई की बहन। क्या है, पक्का धरती मां है, हैं? सनी देओल ने, वो सॉरी सुनील शेट्टी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था ये धरती मेरी, तो फिर मौसी हुई ना, क्या जुड़वा, ये बॉर्डर यहीं तो बही थी भाई, यार तुम लोग भूल जाते हो जल्दी, ठीक। बिकॉज ऑफ टू प्लैनेट्स, सिमिलरिटीज हैं हमारे इनके बीच में, ठीक है, मास है, डेंसिटी है, साइज है, ठीक, ये सारी चीजें हमारी मैच करती हैं किसके, अर्थ की
वीनस के साथ बहुत सारी चीजें नहीं करती, जैसे वहां पर, ठीक है ना, अगर आप गर्मी सोचते हैं इंडिया में कितनी रही इस बार, हीट वेव कितनी गई है हाईएस्ट, अभी अभी तो है, कितना न्यूज में आया था, सो रहे थे तुम लोग नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, क्या क्या रीजन है। However, the planet differs from the our own some every significant ways. First है, it has extremely high surface temperature of around 462 डिग्री। 50 डिग्री के बाद हमारी हालत क्या होती है, जला हुआ पराठा है। फर्स्ट टाइम जब आपने रोटी बनाई होगी, रोटी समझते हो ना, कि नहीं समझते हो, क्या होती है रोटी, भाई तुम बताओ। हाँ वही है, मैं प्रोसेस पूछ रहा हूं। देखिए 21st सेंचुरी मोदी जी ने कहा है ये औरतों की है, वुमेन्स सेंचुरी इज 21st सेंचुरी। देख रहे हो ना जनसंख्या अपनी, ये क्लास इंडिकेट कर रही है ना, ठीक है, किसकी है, इनकी है। तो रोटी का पूरा मापदंड किसके पास होना चाहिए, मेजरमेंट हम दोनों के पास होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। तो चलिए वीनस में आते हैं, कितना है टेम्परेचर यहाँ पे 462 डिग्री। इसके साथ साथ हम चाहते हैं भैया वीनस में जाके पानी भी खोज लें, हवा भी खोज लें, ऑक्सीजन भी देख लें। खैर हवाएं तो होगी लेकिन ऑक्सीजन वाली है, मतलब हमारे आपके लिए है कि नहीं है, ठीक, ये टारगेट हो जाए। इसके साथ साथ हम और आप वहाँ पे विजिट कर पाएँ कि ना कर पाएँ, खैर ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके पहले उसका मेजरमेंट करना, रीजन्स ढूंढना और सारी चीज़ें करना, ठीक है। साथ साथ में गैस ट्रैपिंग, वहाँ का हीट, वहाँ का वाटर सोर्सेस प्लैनेट सरफेस पर। फिर सेकंड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन वीनस इज मच हायर देन अर्थ, मतलब वहाँ पर जो प्रेशर भी है ना वो हमारी धरती से क्या है, ज्यादा है। औसतन अगर आप देखेंगे ना तो भारत में ये जब समुद्र के किनारे जब लहरें आती हैं, वहाँ का रेगुलर है वो, ठीक है ना, वहाँ का क्या है, रेगुलर है। जब हमारे यहाँ पर देखते हो सुनामी उनामी है तो कैसे उखड़ जाता है पूरा पश्चिम बंगाल, नीचे चले जाओ आप, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। अगला फोकस है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं है, 4-5 पॉइंट बनाए गए हैं। थर्ड है, मोर देन 96.5% ऑफ द डेंस एटमोस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप टू द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मेक्स अप टू अराउंड 3%, with trace amounts of the gases like sulfur dioxide, carbon monoxide, water vapor, argon and helium making up the rest। मतलब ये सारी गैसेस हैं जो फालतू में वहाँ पे तबाही मचा के रखी हुई हैं, इनके बारे में भी हमें स्टडी करनी है। अगर ला सकेंगे भर भर के अपने काम की चीज़ें तो लाएंगे ही बाद में, ठीक है। फोर्थ है, वीनस रोटेट्स वेरी स्लोली ऑन इट्स एक्सिस एज कंपेयर्ड और टू अर्थ। वन रोटेशन ऑफ वीनस लास्ट कितना रहता है भैया, 243 अर्थ डेज। हम कितने दिन में घूम जाते हैं, दिन में कि 24 घंटे में, बताइए ना। और ये 240, साइंटिस्ट स्टडी द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड वीनस टू बेटर अंडरस्टैंड द evaluation of our home planet and why it become possible to compare with its twins। खैर ये आपको ध्यान रखना है। कब तक पहुंचने का प्लान है अपना, हाँ जी, लॉन्च करने का है मार्च 2028 में, ठीक। अब पहुंचाएगा तो वीनस, ठीक है, क्योंकि सूर्य के थोड़ा सा नजदीक भी है, टेम्परेचर भी हाई रहता है। अब इसमें कितना सक्सेस होंगे नहीं होंगे वो तो इसरो बाद में देखेगा और हम लोग भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये पॉइंट जरूर आपको दिमाग में अपने रखना है। द मिशन विल कैरी साइंटिफिकली प्लेस लोड्स वेटिंग अराउंड 100 kg, ठीक है। प्रपोजल फॉर एट लीस्ट 17 इंडियन एंड 7 इंटरनेशनल, ठीक है ना। ये सब साइंटिस्ट आ चुके हैं काम करने के लिए, 2019 में अपॉइंट कर दिया गया था कि भैया ये आपका वीनस के लिए आपको काम करना है और इसको भैया पहुंचाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अब आपको लगातार 2028, 29, 2030 तक दिमाग में आता ही रहेगा। आपको कब देना है पेपर,
25, 26 कब देना है? 28 में तो प्लान नहीं है, 26 में देना है। ठीक, तो ध्यान रखना है, ये अब आपके पास लगातार आता ही रहेगा न्यूज में। ठीक, तो इससे अच्छा है कि अभी से इसका बेसिक आप क्या करो, स्ट्रांग कर लो। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो वीनस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपसे। ठीक है ना, वीनस, वीनस क्या, ठीक है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके साथ साथ क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। ठीक है ना, वीनस के हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं, ये चीजें तो हमने खैर इसी में डिस्कस कर ली हैं। इसके साथ साथ उसके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं उनको भी अपन पढ़ेंगे साथ में। ठीक है ना, और इंडिया, और सॉरी इंडिया बार बार बोलो, अर्थ एंड वीनस का, ठीक है, लेसन तो आपको पता चल ही चुका है। चलिए अब आगे आते हैं। विथ लापता लेडीज इंडियाज ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री, हाउ सिलेक्शन वर्क्स। गाना तो खूब सुना आपने, वो सजनी रे, कहां पहुंच गई है फिल्म? ऑस्कर में। देखा आप लोगों ने लापता लेडीज? किसी ने नहीं देखा? आपने पता लेडीज देखा है। लापता लेडीज एक्चुअल में बेसिकली भारत में, आप सबको पता है गांव में कैसे शादियां होती हैं? चाइल्ड मैरिज तो होता ही होता है, साथ में डाउरी तो चलो ठीक है, सेकेंडरी तो नहीं है, पर ठीक है अभी नहीं है इस फिल्म में। और सेम, अभी भी भारत में अपोजिट जेंडर से शादी हो रही है। ठीक है, समाज में इतनी अभी अप्रोच बदली नहीं है समाज ने। हाँ आगे। गाना तो सुना है ना, वो सजनी रे, कुछ तो वीडियोस क्लिप देखी होगी आप लोगों ने। हमने अंग्रेजी के 3 शब्द सीख लिए हैं, तो ये देख लिया है, बाकी नहीं देख। एक्चुअल में लापता लेडीज इंडिया, सेंट्रल इंडिया के सोसाइटी को सरफेस करती है, बताती है कि हमारे देश में किस प्रकार से, ठीक है ना, सोसाइटी बिल्डअप हुई है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे मैरिज हो रही है, सामने वाले बंदा की शादी हो गई है, लेकिन उसने अभी तक अपनी बीवी का चेहरा, फोटो भी खिंचवाई है, लेकिन उसका सिर्फ क्या है, ढका हुआ है। पर्दा प्रथा है ना अपने देश में, घूंघट कहां तक होना चाहिए? हाँ जी, गर्दन तक होना चाहिए, यहां तक भी हो जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस फिल्म में यही दिखाया गया है किस प्रकार से उसकी बीबी एक्चुअली में गुम जाती है, शादी करके आता है, और ठीक है रेलवे स्टेशन में अदला बदली हो जाती है, उनको पता नहीं चलता कि हमारी वाली कौन है, दूसरी वाली, क्योंकि लाल जोड़े में ही देखा है। ठीक है ना, किसमें देखा है? लाल जोड़े में। थाने में जाता है वो फोटो लेके अपनी बीवी की, रवि किशन भाई साहब उसमें थानेदार बने हुए हैं, आप मूवी देखिएगा टाइम निकाल के। ठीक है, वो बोलता है हमारी बीवी गुम है, बोले फोटो है, बोले हाँ है, दिखाता है, खुद खड़ा है, बगल में वाइफ खड़ी है, वाइफ का सिर ढका हुआ है। ठीक, तो बहुत अच्छी मूवी है जो सोशल समाज को भी बताती है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को भी दिखाती है, इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम के साथ साथ जो पुलिस सिस्टम है उसको भी बताती है, प्लस सोशल तो है ही, प्लस जो हमारे देश की रीजनल जो लैंग्वेज है उसे भी साथ में ये प्रेफर करती है। ठीक, तो ध्यान रखना है, ऑस्कर में नॉमिनेट होना जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है हमारे जैसे देशों के लिए। खासकर कितनी मूवीज आपको पता है इंडिया में रिलीज होती हैं हर फ्राइडे को, सैकड़ों मूवी रिलीज, हजारों आप ले लो, अलग अलग रीजन की हजारों मूवी रिलीज होती है हर फ्राइडे। देन ऑल्सो वी आर नॉट क्रॉसिंग ऑस्कर अवार्ड। ठीक, हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि हाँ पूछ लिया ना आपने, दैट्स गुड। ठीक, तो किरण राव ने इसे प्रोड्यूस किया था, ध्यान रखिएगा, और आमिर खान प्रोडक्शन के नीचे ये फिल्म बनी थी। ठीक, बेस्ड है मध्य प्रदेश पे, ठीक, सीहोर उहोर के रीजन में इसको शूट किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब इस फेडरेशन में काम कौन करता है ऑस्कर में भेजने उजने का, ध्यान रखिएगा, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन काम करता है? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, FFI। लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में, FFI क्या है? FFI, FTI, NSD, सेंसर बोर्ड, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा
बेसिक नॉलेज आप लोग, मैं नहीं कहता रट के आना है, सिर्फ रीड आउट करके आना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको लगातार जैसे जैसे मूवी का आता है, ठीक है ना, डिजिटल सिनेमा जो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए उनको लेके, सेंसर्स को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये एक्चुअल में अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, इनका काम क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होता है, ठीक है। अब ये कैसे फिल्म को सेलेक्ट करते हैं, ध्यान रखना है, बहुत सारी मूवी है, खासकर मोस्टली 29 मूवीज इनके पास पहुंची थी, ठीक है, जिन्हें इन्हें देखना था और देख के अप्रूव करना था कि भैया कौन सी आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है, जिसमें आपकी एनिमल भी शामिल थी, ठीक है, एनिमल तो देखी होगी, देखो, ठीक है, लेकिन लापता लेडीज नहीं देखी है, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी हेडेड बाय द एफएफआई प्रेसिडेंट करंटली है, जो इस समय है रवि कोट्टारकारा, अपने काम के नहीं है, इनवाइट्स फिल्म मेकर्स टू सबमिट देयर सिनेमैटिक वर्क टू जूरी एवेल्युएशन, ठीक है, ये जूरी मेंबर्स को फ्री में बढ़िया मूवी देखने को मिलती हैं, ठीक। इसके बाद फिर ये अलग अलग मेजर प्रोडक्शंस पे वर्क भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं कि किसी भी मूवी को चूज करने का पर्टिकुलर, ठीक है ना, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक, जिसमें इनका क्या मानना है कि फिल्म कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 40 मिनट लंबी होनी चाहिए, कितने मिनट होना चाहिए, एटलीस्ट 40 मिनट्स की लंबी होनी चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना है प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पर भी आपको करना चाहिए, साथ साथ में मोर देन 50% ऑफ इट्स डायलॉग शुड बी इन अ नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब 50% या इससे ज्यादा ये जो डायलॉग हैं वो किस में होना चाहिए, इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी आप भाषा चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप पंजाबी भी बना सकते हैं, उसमें भी ऑस्कर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, हाँ, हनी सिंह बादशाह तो लगे हैं ब्राउन रंग कंट्रोवर्सी में, ठीक, किसने लिखा है ब्राउन रंग, बताओ ये नेशन वांट्स टू नो, अच्छी खासी कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक। एंड इट शुड हैव हैड एटलीस्ट 7 डे द आर्टिकल रिलीज बिटवीन November 1 2023, खैर ये दूसरा है, अब आगे आते हैं, तो चलिए बेस्ट फिल्म फेस्टिवल कैटेगरी में जाएगा, पर इसके पहले आपको पता है कि इंडिया में मदर इंडिया को इसके पहले 1957 में आई थी, उसको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, सलाम बॉम्बे 1988, और लगान को कब किया गया था, 2001 में किया गया था, और एक मलयालम फिल्म थी 2018 में, एवरीवन इज द हीरो ऑन द केरल फ्लड्स वाज इंडियन ऑफिशियल एंट्री, ठीक है ना, ये भी 2018 का था। तो ये 3-4 हैं जो नॉमिनेट हुई हैं, लेकिन ये फर्स्ट हो जाती है, इसको ऑस्कर में एंट्री मिली है, कौन सी मूवी है आपकी, लापता लेडीज, सोशल कल्चर वाले पार्ट में आपका ये, ठीक है, मेजर रोल अदा करता है। चलिए तो थोड़ा सा हाइलाइट्स फिर से रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा फोकस तो नहीं है, खैर आज जो मेजर पार्ट कहा जाए इंडियन न्यूज का, टेक डिप्लोमेसी को ध्यान में रखना है, इंडिया यूक्रेन लगातार आपको देखने को न्यूज में मिलता ही रहेगा, इसका जो मेजर हिस्टोरिकल जो भी बैकग्राउंड है वो भी साथ में लेके चलना है, ठीक। इसके साथ साथ बांग्लादेश के साथ नेबरहुड पॉलिसी, क्योंकि बार बार जब हम लोग पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो नेबरहुड पॉलिसी हमारे पास आएगी सामने, जिसमें बांग्लादेश भी एक अहम भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, किसका, बांग्लादेश का भी, नेपाल भले छोटू सा है उसका भी है, भूटान भी उससे भी छोटकू है, उससे भी, सबके साथ, हम किसी के साथ बिगाड़ के अपना नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी का टाइम आता है तो कोई भी काम आ सकता है, सुई भी काम आ सकती है और सुई की नोक भी काम आ सकती है, ठीक है। तो वी हैव टू मेक ब्रदरहुड, सबका साथ सबका विकास, एंड वसुधैव कुटुंबकम, इसका मीनिंग क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम, नहीं पता, लापता इसका भी मतलब पता करके आना, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, जब जब आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे ना तो ये शब्द आपके पास आएगा ही, क्योंकि जब आप वर्ड्स ब्रदरहुड की बात करते हैं ना कि दुनिया हमारा क्या है, बंधु है,
मोदी जी जाके कहते हैं ना विश्व बंधु, उस विश्व बंधु में एक जो वर्ड आता है हमेशा, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश में एक्चुअल में वेदों से चला आ रहा है, तो ऋषियों मुनियों का मानना था कि जो दुनिया है वो हमारा क्या है, घर है, कुटुंब है, परिवार है। आई बात समझ में? ठीक, इस नाते व्लादिमीर पुतिन अपने कौन हुए? कुछ तो होंगे चाचा काका। अगर ये वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है दुनिया, संसार हमारा क्या है, घर है, परिवार है, तो मैं पूछ रहा हूं कि इस कॉन्टेक्स्ट में व्लादिमीर पुतिन अपने कौन हुए? जैसे पाकिस्तान बेटा हुआ, बांग्लादेश पोता हुआ, लंका को तो पता ही है, पहले ही जला के आ गए थे, पता नहीं कहां से सामने आ गए। ओके।